सर्दियों की वह रात थी जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में ठंडक थी। गांव के अधिकतर लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन एक झोपड़ी ऐसी भी थी जहां न कोई चूल्हा जल रहा था, न कोई कंबल की गर्मी थी। झोपड़ी की फूटी दीवारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और फटे पुराने कपड़ों में लिपटे घीसू और माधव अपनी पेट की आग को दबाने के लिए एक कोने में सिकुड़े बैठे थे। घीसू लगभग 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी पीठ झुक गई थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी चालाक लोमड़ी की। माधव, उसका बेटा, लगभग 30 साल का था, लेकिन उसकी हड्डियां पहले ही जवाब देने लगी थीं। पिता पुत्र दोनों कामचोर थे। गांव के लोग उन्हें निकम्मा कहते थे। वे खेतों में काम करने जाते तो थे, लेकिन काम से ज्यादा आराम करने में विश्वास रखते थे। इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने मजदूरी करनी भी छोड़ दी थी और भीख मांगकर, चोरी चकारी कर किसी तरह पेट भरते थे। बेटा, कुछ इंतजाम किया खाने का? घीसू ने आंखें मिचमिचाते हुए पूछा। माधव ने लंबी सांस ली और झुंझलाते हुए बोला, कुछ नहीं बाबा, सारा गांव सो चुका है, कोई देने वाला नहीं। घीसू ने निराशा से सिर हिलाया। उसे पुरानी बातें याद आ गईं। तूने सुना है माधव? घीसू ने कहा। एक बार मैं जमींदार के यहां काम करता था। उनके बेटे की शादी थी। मैंने इतना खाया था कि अगले दिन पेट नहीं उठा। सच्ची कह रहा हूं, पूरियां ऐसी थीं कि क्या बताऊं। माधव ने पानी निगलते हुए सुना। उसने बचपन में कभी ऐसा भरपेट खाना नहीं खाया था। बाबा, अगर हम भी किसी शादी में पहुंचे होते तो शायद आज कुछ मिल जाता, माधव ने धीरे से कहा। घीसू हंसा। अरे, शादी में तो शरीफ लोग जाते हैं, हमारे जैसे कामचोरों को कौन बुलाए? माधव ने गहरी सांस ली। झोपड़ी के कोने में उसकी पत्नी बुधिया, जो गर्भवती थी, प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वह दर्द में कराह रही थी, लेकिन उसके पास न दवा थी न कोई मदद करने वाला। माधव ने झोपड़ी के अंधेरे कोने में देखा जहां बुधिया पड़ी थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाबा, कुछ करना चाहिए, बुधिया बहुत तकलीफ में है, माधव ने घबरा कर कहा। घीसू ने कंधे उचका दिए। क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं और गांव वाले हमारी सुनेंगे नहीं। माधव चुप हो गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और खुद को बेबस पाया। उसके भीतर कहीं ना कहीं अपराध बोध था, लेकिन भूख उससे भी बड़ी चीज थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। झोपड़ी में सन्नाटा था, बस बुधिया की धीमी कराहटें सुनाई दे रही थीं। घीसू और माधव की भूख अब असहनीय हो चुकी थी। बाबा, अगर कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे? माधव ने घबरा कर पूछा। घीसू ने कुछ देर सोचा और फिर निश्चिंत भाव से बोला, कुछ नहीं, दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है बेटा, बस सो जा। माधव बुधिया की तरफ देखता रहा। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब है, लेकिन वह कुछ करने में असमर्थ था। उसके अंदर एक अपराध बोध जाग रहा था। क्या वह सच में इतना असहाय था? तभी बुधिया ने एक आखिरी लंबी सांस ली और झोपड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। माधव ने देखा कि उसकी पत्नी अब बिल्कुल शांत थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। घीसू ने एक बार झोपड़ी के कोने की तरफ देखा, फिर करवट बदलकर लेट गया। बाबा, बुधिया मर गई, माधव ने कांपते हुए कहा। घीसू ने धीरे से आंखें खोली, फिर बंद कर ली। अच्छा हुआ, अब कम से कम उसे दर्द तो नहीं होगा। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोया नहीं। शायद उसे रोने की आदत ही नहीं थी। सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ चुकी थीं, लेकिन घीसू और माधव की झोपड़ी में अब भी अंधेरा था। बुधिया की निर्जीव देह एक कोने में पड़ी थी और उसके चारों ओर गहरा सन्नाटा था। घीसू और माधव अभी भी वैसे ही बैठे थे जैसे रात को थे। माधव की आंखें सूखी थीं। उसने रात भर पत्नी का मृत शरीर देखा, लेकिन आंसू नहीं बहे। उसके भीतर कोई अजीब सा खालीपन था। वह दुखी था, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। घीसू ने हड्डियों से भरे अपने हाथों से पेट सहलाया और उबासी लेते हुए कहा, अब क्या सोचा है माधव? माधव ने धीरे से जवाब दिया, कुछ सोचा नहीं बाबा, कफन तो चाहिए ही, बिना कफन के कोई जलाने नहीं देगा। घीसू ने सिर हिलाया। हाँ, ये बात तो सही है। लोग क्या कहेंगे कि अपनी औरत को बिना कफन जलाया? बदनामी हो जाएगी। माधव ने पहली बार अपने पिता को घूर कर देखा। बाबा, हमें शर्म नहीं आती? हम रात भर भूख की बात करते रहे, लेकिन मेरी बुधिया मर गई और हम कुछ कर नहीं पाए।
घीसू ने ठंडी सांस ली। शर्म से पेट नहीं भरता बेटा, औरतें तो जन्म जन्म से मरती आई हैं, रोने धोने से क्या फायदा। चल गांव में चलते हैं, कुछ मदद मिल जाए तो कफन का इंतजाम हो। माधव और घीसू गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें हर कोई घूर रहा था, किसी को उनके चेहरे पर कोई गहरा दुख नहीं दिखा। सबसे पहले वे गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी चौपाल में बैठे हुक्का पी रहे थे। घीसू ने झुककर कहा, मालिक, हमारी बहू गुजर गई, गरीब आदमी है, कफन के लिए कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। मुखिया ने एक लंबा कश लिया और आंखें सिकोड़कर घीसू को देखा। अरे, तुम्हारी बहू मरी और तुम्हें चिंता कफन की है। तुम लोगों के पास खाने को नहीं होता, कफन कहां से लाओगे। गांव में लोग इकट्ठा हो गए, कोई चंदा देने के लिए तैयार हो गया, कोई ताने मारने लगा। बड़ी किस्मत है तुम्हारी, अब तो भीख भी मिलेगी। किसी ने मजाक उड़ाया। घीसू और माधव ने बेबस चेहरा बनाए रखा। अंततः गांव वालों ने मिलकर कुछ रुपए और कुछ आटा दे दिया। बाहर आए, उनके हाथ में 5 रुपये थे। इतने पैसे उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। माधव ने धीरे से कहा, बाबा, अब कफन लेना चाहिए नहीं? घीसू ने आंख मारी। कफन? अरे, जो मर गया उसे क्या फर्क पड़ता है कफन से। बढ़िया खाना खा लें तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। माधव को एक पल के लिए झिझक हुई, लेकिन भूख ने उसे जीत लिया। उन्होंने रुपये लिए और सीधे शराब की दुकान पहुंच गए। वहां से शराब ली और एक हलवाई की दुकान पर आकर गर्मा-गर्म पूरियां और सब्जी मंगवाई। घीसू ने पहला कौर मुंह में डालते ही आंखें बंद कर लीं। वाह, ऐसा खाना नसीब वालों को मिलता है। माधव भी खाने में डूब गया। उन्होंने खूब खाया, शराब पी और नशे में चूर हो गए। शराब और गर्मा-गर्म पूरियों का स्वाद अभी भी घीसू और माधव की जुबान पर था। उनकी भूख मिट चुकी थी और उनके दिमाग में हल्की सी मस्ती छाने लगी थी। दुकान के कोने में बैठकर वे दोनों दुनिया से बेखबर खाने का आनंद ले रहे थे। बाबा, इतनी अच्छी चीजें हमने कितने दिनों बाद खाई हैं, माधव ने तृप्ति से कहा। घीसू ने आंखें मिचमिचाईं और मुस्कुराया। बेटा, ऐसा खाना तो मैंने बस एक बार जमींदार की शादी में खाया था। बस हमारी बहू की आत्मा भी अब ऊपर से देख रही होगी और खुश हो रही होगी कि चलो, मेरे मरने से ही सही ये दोनों पेट भरकर खा तो पाए। माधव ने ठाका लगाया। सही कहते हो बाबा, हमारी बुधिया अगर जिंदा होती तो हमें यह मजा कहां मिलता। दोनों हंसते रहे, जैसे आज की रात उनके जीवन की सबसे सुखद रात हो। लेकिन दुकान के दूसरे लोग घृणा से उन्हें देख रहे थे। किसी के मन में सहानुभूति थी तो किसी के मन में गुस्सा। धत्त तेरे की, इतने निकम्मे लोग मैंने कभी नहीं देखे। एक बुजुर्ग आदमी फुसफुसाया। अपनी मर चुकी बहू के पैसों से दारू पी रहे हैं, ऐसे लोगों को तो गांव से निकाल देना चाहिए, एक युवा बोला। लेकिन घीसू और माधव को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वे अपनी ही दुनिया में मस्त थे। रात और गहरी हो गई थी। दोनों लड़खड़ाते हुए अपनी झोपड़ी की ओर बढ़े। चांदनी में उनकी परछाइयां भी अस्थिर दिख रही थीं। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, कुछ लोग पहले से उनके झोपड़ी के पास खड़े थे। बुधिया की लाश अब भी वैसे ही पड़ी थी, लेकिन गांव वाले यह देख चुके थे कि उसके कफन के पैसे शराब में उड़ा दिए गए। मुखिया ने क्रोधित होकर कहा, तुम दोनों इंसान कहलाने लायक नहीं हो। अपनी ही बहू के मरने का इतना भी दुख नहीं कि उसका ठीक से अंतिम संस्कार कर सको। घीसू नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, बाबू साहब, अब जो हो गया सो हो गया। गरीब आदमी है, मर गई तो क्या करें। माधव ने भी उसकी हां में हां मिलाई। कफन से उसकी आत्मा को क्या मिलेगा। हमने तो सोचा कफन के पैसे से पेट भर लें ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिले। गांव वाले हतप्रभ थे। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। कुछ लोग गुस्से में थे तो कुछ को घीसू और माधव की स्थिति पर दया आ रही थी। यह गरीबी की हद है या बेईमानी की। एक आदमी बड़बड़ाया। इन्हें सबक सिखाना चाहिए, दूसरे ने कहा। लेकिन मुखिया ने सबको शांत किया। इन्हें सजा देकर भी क्या मिलेगा। ये तो अपनी ही सजा में जी रहे हैं। इनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। गांव वालों ने मिलकर बुधिया के लिए कफन और लकड़ियां इकट्ठा की और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सुबह हुई। घीसू और माधव अभी भी अपनी झोपड़ी में बेसुध पड़े थे। सूरज की किरणें झोपड़ी की टूटी छत से अंदर आ रही थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं थी, न ही कोई पछतावा। माधव की आंखें खुली।
उसने देखा कि उसकी झोपड़ी पहले से भी सूनी लग रही थी। बुधिया के बिना वहां कुछ भी नहीं था। बाबा, अब आगे क्या? उसने धीरे से पूछा। घीसू ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, जो होगा देखा जाएगा। जब तक जिएंगे ऐसे ही किसी तरह जिएंगे। दोनों फिर से उसी अंधेरे चक्र में फंस गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कफन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का एक कड़वा सच है। यह गरीबी और बेरुखी की पराकाष्ठा दिखाती है। जब इंसान पर भूख हावी हो जाती है तो नैतिकता और भावनाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। क्या घीसू और माधव दया के पात्र हैं या वे अपनी ही बेरहमी के दोषी हैं? यह सवाल पाठकों के लिए छोड़ दिया जाता है। कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।